अभी हम 6वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे डायलेक्ट्रिक्स जो कैपेसिटर के अंदर डालते हैं जब, तो डायलेक्ट्रिक्स पे फोर्स कैसे निकालते हैं, डायलेक्ट्रिक्स पे फोर्स कैसे निकालते हैं। तो पहला केस देखते हैं। फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक slab placed inside an isolated charged कैपेसिटर। यहाँ पे हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है। इस पे एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये दूसरी मेटल प्लेट है नेगेटिव। इसमें एक डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने इस तरह से रख दिया, इस पे हमने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से रख दिया जिसका कांस्टेंट है के। तो देखना है इस पे फोर्स कैसे आएगी, इस पे फोर्स कैसे आएगी, इस पे फोर्स कैसे आएगी। तो इस पे फोर्स कैसे आएगी ये समझने के लिए हम एक काम करते हैं। कैपेसिटर में हम जनरली एज्यूम करते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कैपेसिटर में हम जनरली एज्यूम करते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। ये हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा कांस्टेंट के। तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस साइड में ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस साइड में पॉजिटिव होगा। तो कैपेसिटर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म एज्यूम करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा चार्ज हो बड़ा चार्ज हो, नेट फोर्स आती है Q इंटू E। अब डायलेक्ट्रिक स्लैब पे नेट चार्ज तो जीरो रहेगा, और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो नेगेटिव चार्ज पे जितनी फोर्स ऊपर पड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज पे उतनी फोर्स ऊपर पड़ेगी, तो नेट फोर्स आएगी डायलेक्ट्रिक पे जीरो। बट ऐसा नहीं है। कैपेसिटर के अंदर जब भी हम डायलेक्ट्रिक ऐसे डालते हैं, कुछ डायलेक्ट्रिक अंदर है और कुछ डायलेक्ट्रिक बाहर है, तो इस पे एक फोर्स आती है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ आता है। तो इट्स एन ऑब्जर्वेशन कि कैपेसिटर प्लेट्स है, इसमें डायलेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्ट किया हुआ है। तो एक बात तो श्योर है, इस पे फोर्स इधर रहेगी, इस पे फोर्स रहेगी, बराबर रहेगी। अगर यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स जीरो आनी चाहिए, बट हम ऑब्जर्व करते हैं कि नेट फोर्स रहती है इस तरफ, तो देखते हैं इस तरफ नेट फोर्स क्यों रहती है। तो हम एक्चुअल पिक्चर देखते हैं। ये हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज माइनस क्यू है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रहती है, कैपेसिटर प्लेट की तरफ, कैपेसिटर प्लेट में बाहर की तरफ फील्ड इस तरह से रहती है। तो यहाँ पे किनारे पे जाके फील्ड जनरली यूनिफॉर्म नहीं रहती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड, या इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स ऐसे रहेंगी, यहाँ पे तो सीधे रहेंगी यूनिफॉर्म, यहाँ पे इस तरह से बेंड करके आएंगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे आएंगी। तो अगर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को इस तरह से रखते हैं, इस पे चार्ज इंड्यूस होता है पॉजिटिव, इस पे चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव, इस पे चार्ज इंड्यूस होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक की ये डायरेक्शन आएगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसे पड़ेगी, ऐसे। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट साइडवेज आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे, यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की ऐसे आएगी, तो इस पे फोर्स आएगी ऐसे। तो इस नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे फोर्स आएगी ऐसे। फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे तो इलेक्ट्रिक साइड में, नेगेटिव चार्ज पे तो उल्टा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स इस तरफ आएगी, एक कंपोनेंट होगा एक कंपोनेंट होगा।
तो हम देखते हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। तो हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करेंगे तो इस पे एक नेट फोर्स आएगी अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स आएगी अंदर की तरफ। तो इसका मतलब कैपेसिटर प्लेट में अगर हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मानते हैं तो इस पर जो फोर्स पड़ेगी, इस पर जो फोर्स पड़ेगी जनरली हम मान के चलते हैं जो बाहर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से फोर्स पड़ेगी। तो इस पर जो फोर्स पड़ेगी बिल्कुल ऐसे पड़ेगी। तो कुछ केसेस देख लेते हैं, ये जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो यहाँ पे देखते हैं एक स्लैब डालते हैं जिसका कांस्टेंट है के। इस कैपेसिटर प्लेट इधर थोड़ा सा है, इस कैपेसिटर प्लेट के इधर ज़्यादा है। ये डायलेक्ट्रिक, ये मेटल प्लेट्स है, ये मेटल प्लेट्स है। कैपेसिटर के इस साइड ज़्यादा डायलेक्ट्रिक, इस साइड कम है। तो इस साइड जो फोर्स आएगी लेट दैट बी F1, यहाँ पे जो फोर्स पड़ेगी लेट दैट बी F1, यहाँ पे जो फोर्स पड़ेगी लेट F2। अब ये ज़्यादा है तो F1 विल बी ग्रेटर देन F2। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगी अंदर की तरफ आएगी। अब सेकंड केस में देखते हैं इस फोर्स को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम देखते हैं इस फोर्स को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम देखते हैं इस फोर्स को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम इस बात पे जोर देते हैं कि इस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो भी कम करते हैं। कैलकुलेशन तो हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ साइडवेज फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है। इस प्लेट का एरिया A, ये गैप दोनों के बीच का डिस्टेंस D, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी देख लेते हैं। इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने इस तरह से डाल दिया है, डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने इस तरह से डाल दिया, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने इस तरह से डाल दिया है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो डायलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर के जितना अंदर है इसको लेते हैं X। अब ये फोर्स आएगी F, अब ये फोर्स आएगी F, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ पे देखते हैं फोर्स मेथड से, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इलेक्ट्रिक कैसे आएगी वो हमें नहीं पता है। तो हम फोर्स को एनर्जी मेथड से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेट को कर देते हैं फिक्स ताकि ये मूव ना करे, इस प्लेट को करते हैं फिक्स ताकि ये मूव ना करे। अब इसको हल्का सा मूव करने देते हैं, इसको हल्का सा मूव करने देते हैं, यहाँ से डिस्टेंस dx। तो कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगी, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगी F इंटू dx। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना भी वर्क करेगी दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इस पूरे कैपेसिटर सिस्टम की जब ये यहाँ पे है तो इसकी कुछ एनर्जी आएगी जब ये स्लैब यहाँ पे dx डिस्टेंस से मूव करेगा, जब ये स्लैब यहाँ पे dx डिस्टेंस से मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो कोई भी फोर्स जितना वर्क करेगी, अगर मैं जितना काम करता हूँ दैट्स इक्वल टू लॉस इन माय एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना वर्क करेगी दैट विल बी लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो दिस विल बी इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस F विल बी इक्वल टू माइनस du by dx, दिस F विल बी इक्वल टू माइनस du by dx। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे।
ये जो सी फोर्स आएगी F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी ए। तो हम एक काम करते हैं, जब भी कैपेसिटर कांस्टेंट चार्ज पे होगा, जब भी कैपेसिटर कांस्टेंट चार्ज पे होगा, फॉर कैपेसिटर एट कांस्टेंट चार्ज, हम कैपेसिटेंस की एनर्जी को लेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो उस केस में कैपेसिटेंस पे अगर कांस्टेंट चार्ज होगा तो हम ये फॉर्मूला नहीं लेंगे, हम फॉर्मूला लेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो कांस्टेंट चार्ज पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लेना चाहिए। तो चार्ज कांस्टेंट है, जैसे डायरेक्ट्रिक स्लैब उधर जाएगा सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, साफ दिखाई दे रहा है। तो इस केस में फोर्स आएगी माइनस डी यू बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स। क्यों? एक नेगेटिव यहाँ पे, ये नेगेटिव और 1/c स्क्वायर को करेंगे डिफरेंशिएट तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो f आएगा, ये f आएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स। देखते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट चार्ज पे रखा हुआ है, आइसोलेटेड है। अगर ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है, अगर ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो देखते हैं अगर ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है, कैपेसिटर एट कांस्टेंट पीडी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, वेयर यू विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसको यूज करेंगे, F विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, या तो यहीं से देख लेते हैं, या तो हम यहीं से देख लेते हैं, या तो हम यहीं से देख लेते हैं। क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा वी स्क्वायर हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हम ये फोर्स की वैल्यू, कांस्टेंट चार्ज पे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स आ जाएगा। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा तो हम देख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई। तो आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इस पे फोर्स आएगी, ये फोर्स आएगी, ये फोर्स कितनी आएगी माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर ये कांस्टेंट चार्ज पे है, अगर ये कांस्टेंट चार्ज पे है, हम प्रूव करके बता सकते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे ये डी यू बाई डी एक्स आएगी, ना कि माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स आती है, ना कि माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डायरेक्ट्रिक पे फोर्स कैलकुलेट करना देखेंगे। एक कैपेसिटर को हम पानी में डाल देंगे, देखेंगे पानी कितना ऊपर उठता है। एक स्विच लगाएंगे, देखेंगे इंस्टेंटेनियसली पानी कितना ऊपर उठता है और लंबे समय के बाद पानी कितना ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ liquid first just after the key K is pressed and second long after the key K is pressed। तो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं जिसकी प्लेट स्क्वायर है, प्लेट स्क्वायर है यानी कि साइड है L/L और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D। यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं जिसका MF V है, यहाँ पे की लगाते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं, और इसको पानी में डाल देते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, इसको लिक्विड में डाल देते हैं। लिक्विड का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और रेसिस्टिविटी रो है, और रेसिस्टिविटी रो है। अब हम देखना शुरू करते हैं, ये बीच में जो भी पानी है एक स्लैब की तरह काम करेगा, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी ऊपर की तरफ।
अब जैसे पानी ऊपर चढ़ता रहेगा प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम एक काम करते हैं, ये पैराप्लेट कैप्सूल लेते हैं, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। सपोजिंग पानी यहाँ तक उठ गया फोर्स की वजह से, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना आएगा L माइनस एक्स। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल ली है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन जैसे कि हमने देखा था कितना आएगा, हाफ v स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स। सी क्या है, जब ये साइड x है, ये L माइनस एक्स है, उस टाइम पे पूरे की कैपेसिटेंस। तो इस रीजन को डायरेक्टिव वाले को 1 लेते हैं, इसको लेते हैं 2। तो डी सी बाई डी एक्स निकालने के लिए कैपेसिटेंस निकालते हैं, ये पूरे की कैपेसिटेंस आएगा C1 और C2, पैरेलल में C1 प्लस C2। C1 आएगा x इंटू एल, एल इंटू एक्स, ये आ गया एरिया प्लेट का, K एप्सिलॉन बाई डी प्लस इतने का एरिया L माइनस एक्स इंटू एल एप्सिलॉन बाई डी। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्स कितनी आएगी, हाफ v स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। तो x डिफरेंशिएट होगा, x डिफरेंशिएट होगा, तो ये आ जाएगा डी सी बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, डी सी बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा एल के एप्सिलॉन बाई डी, एल के एप्सिलॉन बाई डी माइनस एल एप्सिलॉन बाई डी, एल एप्सिलॉन बाई डी। तो ये पूरा आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर एल एप्सिलॉन बाई डी इंटू के माइनस 1। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज यूनिफॉर्म, फोर्स इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के लेवल का राइज है just after the key is pressed, just after the key is pressed and long after the key is pressed। तो long after में क्या होगा, पानी जैसे जाएगा ऊपर जाएगा, शायद अगर ऑसिलेट करे, पानी अगर ऑसिलेट करे तो एयर रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम पे उसकी वजह से ऑसिलेशन बंद हो जाएगी। तो एयर रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, लंबे समय तक एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऑसिलेशन बंद हो जाएगी। तो जैसे हमने की को प्रेस किया, बहुत थोड़े समय के लिए हम एयर की रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत एयर की रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स यूनिफॉर्म है, यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स यूनिफॉर्म है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो पानी का लेवल शुरू में बिल्कुल यहाँ तक था, तो इस जब ये फोर्स नहीं थी पूरा पानी बैलेंस था। बैटरी लगाने की वजह से यहाँ पे सिर्फ ये पानी की फोर्स, पानी पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रही है डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, ये कांस्टेंट है, ये एडिशनल फोर्स है। तो इस इंस्टेंट पे पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स ये पड़ेगी, इसकी वजह से पानी थोड़ा ऊपर उठेगा, जब पानी ऊपर उठेगा, अब इस पूरे सिस्टम पे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, एक इतने पानी का वेट हो गया। अब जैसे पानी उठता जा रहा है, नीचे का वेट बढ़ता जा रहा है, अनबैलेंस्ड वेट बढ़ता जा रहा है। तो एक काम होगा, ऊपर की तरफ फोर्स तो कांस्टेंट है, नीचे की फोर्स बढ़ती जा रही है। तो जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा, ये फोर्स को एक वैल्यू है, जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी ये फोर्स, ये पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये फोर्स तो कांस्टेंट रह रही है, नीचे की फोर्स बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम आएगा दिस फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड बैलेंस्ड। तो जब वो वेट ऑफ लिक्विड बैलेंस्ड आएगा, तब तक इस हर पार्टिकल की फोर्स ऊपर की तरफ होगी, और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो इन पे ऊपर की तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ वेट, एफ तो ज़्यादा है, वेट कम है, तो नेट फोर्स रहेगी ऊपर की तरफ। तो जैसे ऊपर जाते जा रहा है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है पर कम होती है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जिस टाइम ये इक्विलिब्रियम में आएगा, उस टाइम वेलोसिटी हो जाएगी मैक्स। जैसे इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स कम, तो नीचे की तरफ फोर्स आएगी। तो एक टाइम पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो हम यहाँ पे इसको फिर से स्टडी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक टाइम पे फिर से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो ये कैपेसिटर प्लेट है, ये इनिशियली पानी यहाँ तक है, तो पानी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो। पानी जब यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो। तो ये कितनी हाइट जाएगा, एच डैश। तो यहाँ तक
तो इसका मतलब कुछ देर तक इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड कम होगी, तो इसका मतलब पानी ऑसिलेट करेगा। तो पहले थोड़े टाइम के लिए तो हम ए रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो पानी कितनी हाइट चढ़ेगा, पानी कितनी हाइट चढ़ेगा एच डैश। तो कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे, जब पानी यहाँ से स्टार्ट किया था सारे पानी की वेलोसिटी जीरो थी, जब पानी यहाँ पे पहुँच गया सारे पानी की वेलोसिटी फिर से जीरो है। तो पानी पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, पानी पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द फोर्सेस, तो इसका मतलब वर्क डन बाय द फोर्सेस जीरो है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बी एफ। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, एफ इंटू एच डैश प्लस वर्क डन बाय वेट विल बी इक्वल टू जीरो। तो वेट का वर्क तो नेगेटिव आएगा। तो पानी जब यहाँ से यहाँ तक उठा है, पानी जब यहाँ से यहाँ तक उठा है, वर्क डन वेट क्या होगा, जितना भी पानी उठा है एम जी इंटू शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर पानी एच डैश से ऊपर उठा है तो सेंटर ऑफ मास कितने से उठेगा, एच डैश बाई टू। तो इतने का वेट अगर डेल्टा एम जी है तो पानी का वर्क डन आएगा माइनस, पानी का वर्क डन आएगा, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह लगाते हैं माइनस, इंटू एच डैश बाई टू इंटू एच डैश बाई टू। यानी कि ये एफ कितने के बराबर आएगा, ये एफ आएगा डेल्टा एम जी बाई टू। तो देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाल रखी है, तो ये डेल्टा एम जी कितना आएगा, एच डैश इंटू एल इंटू डी। ये तो गया वॉल्यूम, ये हो गया मास, ये हो गया जी बाई टू, यानी कि एच डैश आ गया 2f बाई एल डी रो इंटू जी। तो पहले पार्ट का आंसर ये आएगा, पहले पार्ट का आंसर ये आएगा। अब देखते हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ तक तो वेलोसिटी स्पीड अप होगी, इसके बाद रिटार्डेशन आएगी तो रुक जाएगा, यानी कि ऑसिलेट करेगा। जो ऑसिलेशन इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से, ऊपर तो फोर्स कांस्टेंट है, नीचे फोर्स लीनियर फंक्शन, नीचे का फोर्स लीनियर फंक्शन है, जैसे ऊपर जाता रहेगा वेट बढ़ता रहेगा, तो नीचे का फोर्स तो लीनियर फंक्शन है, तो इतनी हाइट ऊपर जाके रुकेगा, इतनी हाइट ऊपर जाके रुकेगा। अब दूसरा काम देखते हैं, ये फाइनली कहाँ पे रुकेगा, ये फाइनली कहाँ पे रुकेगा, देखते हैं फाइनली कहाँ पे रुकेगा। तो फाइनली सिस्टम विल कम टू रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर हम ये डायग्राम ड्रॉ करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, शुरू में पानी यहाँ तक था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये फोर्स आएगी F, अगर ये हाइट चढ़ता है H, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये F कितना आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है, कैलकुलेट कर रखी है, ये F कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एम जी। तो यहाँ पे देखना F डेल्टा एम जी बाई टू है, यहाँ पे F कितना है, डेल्टा एम जी, तो ये F डालते हैं डेल्टा एम, तो ये आएगा H इंटू एल वॉल्यूम, रो मास इंटू जी, यानी कि H कितना आएगा, H कितना आएगा F बाई एल एच एल, यहाँ पे एक D आएगा, यहाँ पे एक D आएगा, D रो जी, एल डी रो इंटू जी। तो इसका मतलब ये ऑसिलेट करेगा, फाइनली रेस्ट में कहाँ पे आएगा, बिल्कुल सेंटर पे। फाइनली रेस्ट में कहाँ पे आएगा, बिल्कुल सेंटर में। ये सेंटर में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये सेंटर में इक्विलिब्रियम पोजीशन है। देख सकते हैं ये H,
एच डैश का हाफ है, ये एच डैश का हाफ है, तो शुरू में यहाँ तक चढ़ेगा, ऑसिलेट करेगा और फाइनली कहाँ पे रुकेगा, बीचों बीच। तो इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन पूछे थे, की प्रेस करने के जस्ट बाद पानी कितना चढ़ेगा, तो आपको एक्सट्रीम पोजीशन निकालनी है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑसिलेशन हो रही है, अगर आपसे ये पूछ जाए की प्रेस करने के जस्ट बाद कहाँ तक चढ़ेगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन तक चढ़ेगा। धीरे धीरे एयर फ्रिक्शन की वजह से आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि एयर फ्रिक्शन नेगलेक्ट कर, कुछ लिखा नहीं हो तो नेगलेक्ट कर देंगे, बट लंबे समय तक नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। छोटी चीज भी बहुत लंबे समय तक असर डाल देती है कंसिडर। तो लंबे समय के बाद वो फाइनली कहाँ पे रुक जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी तो कहाँ पे रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो यहाँ पे देखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बिल्कुल बीच में, इक्विलिब्रियम पोजीशन बिल्कुल बीच में। तो अभी हमने कैपेसिटेंस में जो डायरेक्टली डालता साइडवे फोर्स देखी थी, अभी डायरेक्टरी स्लैब के दोनों सरफेस पे फोर्स जो पड़ती है ऊपर और नीचे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्स ऑन डायरेक्ट्रिक स्लैब। परपेंडिकुलर टू फेस ऑफ स्लैब। तो काम करते हैं, एक पैराप्लेट कैपेसिटर लेते हैं, इसका एरिया लेते हैं ए, दूसरा पैराप्लेट कैपेसिटर की दूसरी प्लेट लेते हैं, इसको आइसोलेटेड करते हैं, इस पे चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, इस पे लेते हैं माइनस क्यू, तो सिग्मा आ जाएगा क्यू बाई ए, तो सिग्मा आ जाएगा क्यू बाई ए। इसको ऐसे पानी में डाल देते हैं, लिक्विड में डाल देते हैं, लिक्विड का डायरेक्ट कांस्टेंट के है और डेंसिटी रो है। इसको ऐसे करके लिक्विड में डाल देते हैं, इसको ऐसे करके लिक्विड में डाल देते हैं, इसको ऐसे करके लिक्विड में डाल देते हैं। अब देखते हैं ये टॉप सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे, टॉप सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से होगी। तो इस टॉप सरफेस पे जो फोर्स आएगी, टॉप सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी इस तरह से आएगी, टॉप सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी इस तरह से आएगी। तो इसकी वजह से ये पानी ऐसे उठेगा, ये पानी ऐसे उठेगा, ये पानी ऐसे करके ऐसे उठ जाएगा, पानी ऐसे करके ऐसे उठ जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, ये पानी उठ गया हाइट एच, ये पानी उठ गया हाइट एच। तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड द हाइट ऑफ लिक्विड, फाइंड द हाइट ऑफ लिक्विड raised and electrostatic force on top surface of डायरेक्ट्रिक। तो ऊपर की सरफेस पे कितनी फोर्स पड़ेगी ये हमें निकालनी है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि अगर कैपेसिटर प्लेट पे, अगर कैपेसिटर के अंदर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू के अंदर डायलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे रखते हैं, तो ऊपर की साइड पे नेगेटिव चार्ज आता है, नीचे की साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक ऐसे है, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ आएगी और इस पे फोर्स नीचे की तरफ आएगी, नेट फोर्स 0 होगी। तो अगर ये सॉलिड है, इस पे नेट फोर्स 0 होगी, सॉलिड है तो नेट फोर्स 0 होगी। ये जहाँ का कहीं पड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कोई फोर्स नेट नहीं आने वाली, बट इसकी वजह से एक्सपैंड करेगा, इसकी वजह से एक्सपैंड करेगा। तो अगर एक प्लेट पे हम डायलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे रख देते और इस पे चार्ज लेके आते उसके बाद, तो इस स्लैब पे कोई नेट फोर्स नहीं आती, बट स्लैब एक्सपैंड करता, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड डायलेक्ट्रिक के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड है तो ऊपर नहीं उठेगा। बट क्योंकि लिक्विड है, ये यहाँ से ऐसे उठेगा और साइड से पानी ऐसे आ जाएगा, तो अगर ये सॉलिड स्लैब होता है यहाँ पे, ये कहीं ऊपर रहता तो थोड़ा सा एक्सपैंड करता, ये सरफेस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये नीचे कोशिश करता। बट क्योंकि लिक्विड है, इस लेयर के बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल बॉन्डिंग नहीं है जितनी कि सॉलिड में होती है, तो ये सरफेस उठता, यहाँ पे गैप से पानी अंदर आ जाता और ये पानी हल्का सा उठ गया, तो यहाँ पे पानी ये हल्का सा उड़ गया।
तो अब देखते हैं इस फोर्स को हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ये पैराप्लेट कैपेसिटर है, ऊपर की प्लेट का एरिया ए, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, नीचे की प्लेट है, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। तो चार्ज काफ़ी देर से दिया हुआ है, तो पानी यहाँ पे उठ के ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये पानी उठ के इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये पानी उठ के इक्विलिब्रियम में रहेगा यहाँ पे, तो ये पानी उठ के इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस सरफेस पे चार्ज जो भी है वो नेगेटिव है, इस सरफेस पे जो भी चार्ज है वो नेगेटिव है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगी ऐसे पड़ेगी, इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगी ऐसे पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अब पहले चीज़ देखते हैं। इस प्लेट पे चार्ज कांस्टेंट है, इस पे कांस्टेंट है। यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक आएगी, यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक आएगी ई नॉट आएगी, ये आएगी क्यू बाई ए एप्स नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक आएगी ई नॉट बाई के, तो ये आ जाएगा क्यू बाई ए के एप्स नॉट। तो अपन को एक चीज़ जो दिख रही है, ये सरफेस जो वैसे जा रहा है क्योंकि कैपेसिटर आइसोलेटेड है, इस पे जितना भी इंड्यूस चार्ज होगा, वो Q1 माइनस 1 बाई के होगा, माइनस क्यू। तो इस सरफेस जैसे ऊपर जा रहा है, इस सरफेस पे चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रह रही है, इसके नीचे भी रह रही है, पर हमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक नहीं पता है, तो हम फोर्स नहीं निकाल सकते। तो हमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक नहीं पता है क्योंकि डिस्कर्डियस है, इलेक्ट्रिक वहाँ पे डिस्कर्डियस है, तो हमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक नहीं पता है। बट एक बात तो पता है, इसके ऊपर की इलेक्ट्रिक और नीचे की इलेक्ट्रिक अलग अलग है, बट सेम रह रही है, और ये चार्ज सेम रह रहा है। उसका मतलब वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक होगी सेम रहेगी, यानी कि फोर्स आएगी कांस्टेंट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी यूनिफॉर्म, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी यूनिफॉर्म। तो हमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्केजी थ्योरम लेते हैं, तो इसको कर देते हैं फिक्स, इस प्लेट को कर देते हैं फिक्स, इसको कर देते हैं फिक्स, नीचे का सरफेस फिक्स्ड है, इसको dx ऊपर मूव करने देते हैं, इसको dx ऊपर मूव करने देते हैं, तो देखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको करने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं पानी का सरफेस, पहले यहाँ तक था, फिर पानी का सरफेस यहाँ तक मूव किया बाय डिस्टेंस dx। तो ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट थी, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जितना भी वर्क किया है, हम देखते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि इस सरफेस जो फोर्स पड़ रही है वो कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय दिस फोर्स कितनी आ जाएगी। ये फोर्स कांस्टेंट है, ये नहीं है, यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वो हमने किया था, फोर्स यूनिफॉर्म आएगी। एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं फोर्स यूनिफॉर्म आती है या नहीं आती। वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि वर्केजी थ्योरम से अगर हमें फोर्स निकालनी है, तो जो फोर्स निकालनी है सिर्फ उसी को वर्क डन करने देना है, बाकी को नहीं करने देना है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू लॉस इन टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सरफेस फिक्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आए। तो इनिशियली डाइलेक्ट्रिक यहाँ तक था, यहाँ पे थे एयर, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक गया, तो इतने रीजन में तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो जब ये सरफेस यहाँ से यहाँ तक गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये डाइलेक्ट्रिक के स्पेस में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है और ये एयर के स्पेस में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये सरफेस जब यहाँ से यहाँ तक गया, इस एयर रीजन में इलेक्ट्रिक चेंज नहीं करेगी, तो इसके अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज नहीं करेगी। ये डाइलेक्ट्रिक रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कहाँ पे आएगा, इतने रीजन में पहले एयर था
अब क्या आएगा डायलेक्ट्रिक। तो इतने रीजन में पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इतने रीजन में तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इतने रीजन में जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ई कितना आएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन स्क्वायर। इतने के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, इतना था, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एडीएक्स। तो इतने रीजन के अंदर शुरू की पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, शुरू की पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, इतने रीजन के अंदर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी हाफ के एप्सिलॉन, हाफ के एप्सिलॉन। तो हम देखते हैं इतने रीजन के अंदर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, क्यू बाई ए के एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू एडीएक्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो हम देखते हैं शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, इतनी स्पेस में, इतनी स्पेस में और इतनी स्पेस में। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये यहाँ तक चल जाएगा, इतनी स्पेस में इलेक्ट्रिक चेंज नहीं करेगी, इतनी स्पेस में इलेक्ट्रिक चेंज नहीं करेगी, तो इतने के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। इतने रीजन के अंदर शुरू में एयर है, बाद में डायलेक्ट्रिक है, तो शुरू में जितने इलेक्ट्रिक है बाद में इलेक्ट्रिक कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इतने रीजन में चेंज करेगी। इतने रीजन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, इतने रीजन में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये माइनस ये, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये माइनस ये। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन, हाफ, तो इसको हम पूरा सही करके लिख देते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन कटेगा इंटू डी एक्स माइनस के एप्सिलॉन कटेगा, एक ए कटेगा, तो ये आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई के ए एप्सिलॉन इंटू डी एक्स। तो लॉसिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, लॉसिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन डी एक्स 1 माइनस 1 बाई के। लॉसिंग पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये कितने के बराबर आ जाएगा एफ डी एक्स, ये कितने के बराबर आ जाएगा एफ डी एक्स। तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगी, यहाँ पे फोर्स आ जाएगी। तो अपन देखते हैं इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इस फोर्स की वैल्यू आएगी, इस फोर्स की वैल्यू आएगी, इस फोर्स की वैल्यू आएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे, इस पे क्वेश्चंस और किस किस टाइप के आएंगे, इस पे क्वेश्चन और किस किस टाइप के आएंगे। तो इस पे हम दो क्वेश्चंस और देखते हैं, इस पे हम दो क्वेश्चंस और देखते हैं। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इन स्टेडी स्टेट फाइंड द डिक्रीमेंट इन pressure of liquid inside the कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर प्लेट है, इसमें चार्ज है प्लस क्यू, ये एरिया है ए, यहाँ पे पानी रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे पानी रखा हुआ है ऐसे, तो पानी थोड़ा चढ़ जाएगा, लिक्विड है, पानी थोड़ा चढ़ जाएगा, यहाँ पे लिक्विड है, तो दिस लिक्विड इज गोइंग टू राइज बाय सम अमाउंट, दिस लिक्विड इज गोइंग टू राइज बाय सम अमाउंट। तो इस पे एक फोर्स आएगी F, इस पे एक फोर्स आएगी F, इस पे फोर्स आएगी F, ये चार्ज माइनस Q, ये डिस्टेंस है D, सिग्मा आ जाएगा Q बाई A। तो इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक ऐसे है, तो इस सरफेस पे फोर्स ऐसे आएगी। हमने पिछली बार देखा ये फोर्स कांस्टेंट है। अब अगर चार्ज हटा दें तो ये फोर्स खत्म हो जाएगी, तो इस सरफेस पे फोर्स ऐसे पड़ेगी, इस सरफेस पे फोर्स ऐसे पड़ेगी,
तो प्रेशर बढ़ेगा, इस सरफेस पे फोर्स ऐसे होगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीमेंट, प्रेशर डिक्रीमेंट आएगा दिस फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इंक्रीमेंट आएगा माइनस में, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये प्रेशर हमने निकाला कैसे था, ये प्रेशर हमने निकाला कैसे था, ये फोर्स निकाली थी। तो इस फोर्स निकालने को एक बार फिर से देखता हूँ, फोर्स निकालने को इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये परपेट कैपेसिटर है, इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे पानी का सर्फ, लिक्विड का सरफेस पहले यहाँ तक था, लिक्विड का सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक गया, लिक्विड का सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। इट्स मूव्ड अप बाय dx, इट्स मूव्ड अप बाय dx। तो यहाँ पे हम रीजन लेते हैं 1, ये रीजन लेते हैं 2 और ये रीजन लेते हैं 3। तो ये है इनिशियल लेवल, ये है फाइनल लेवल। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पानी का रेजिस्टिविटी ड्रॉप। तो अगर इस पे फोर्स F बढ़ती है तो सिर्फ ये लिक्विड के सरफेस को मूव करने दे रहे हैं, सिर्फ लिक्विड के सरफेस को हम मूव करने दे रहे हैं। तो सिर्फ क्योंकि लिक्विड के सरफेस को मूव करने दे रहे हैं तो ये फोर्स वर्क करेगी। तो ये फोर्स कितनी आएगी, F dx, इसका वर्क डन आएगा F dx। दिस इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस रेट में स्टोर होता है, हाफ k एप्स नॉट ई स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वॉल्यूम में स्टोर होती है। तो रीजन 1 में शुरू में और बाद में पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, रीजन 3 में शुरू और बाद में पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू लॉस। लॉस क्या होगा, इनिशियल कम है, लॉस क्या होगा, इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है। तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियल एनर्जी इन रीजन 2 माइनस फाइनल एनर्जी इन रीजन 2। इनिशियल एनर्जी इन रीजन 2 आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन, हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में बाद में एक साथ लिख दूंगा हाफ। फाइनली यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, हाफ के एप्सिलॉन क्यू बाई ए के एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू ए dx। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगी, यहाँ से फोर्स आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन ए कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 बाई के इंटू dx, के इंटू dx। ये dx कट जाएगा, dx कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो फोर्स आएगी इतनी। तुम देखते हैं फोर्स यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, फोर्स यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। तो हमने जैसे डिस्कस किया था ये फोर्स आएगी इतनी। अब इसे दो काम कर सकते हैं, एक तो डिक्रीमेंट इन प्रेशर, डिक्रीमेंट इन प्रेशर का आंसर सीधे सीधा आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। अब एक चीज़ दूसरी निकाल सकते हैं, यहाँ पे जितना भी नेगेटिव चार्ज आएगा, एक दूसरा क्वेश्चन है, तो इस फोर्स के एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ, इस फोर्स के एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ। ये फोर्स आएगी, ये फोर्स आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन 1 माइनस 1 बाई के, इसको लिख के रख लेता हूँ। तो फोर्स आ जाएगी इस रीजन में, इसके ऊपर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यू बाई ए एप्सिलॉन, इसके नीचे के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यू बाई ए के एप्सिलॉन। ये डायलेक्ट्रिक सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कंटिन्यूअस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कंटिन्यूअस है। मुझे यहाँ पे चार्ज पता है, मुझे यहाँ पे चार्ज पता है, चार्ज होगा माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती तो मैं डायरेक्टली फोर्स निकाल सकता था, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पता होती तो डायरेक्टली फोर्स निकाल सकता था। बट मुझे डायरेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पता है, नीचे पता है, बिल्कुल डायरेक्ट्रिक सरफेस पे नहीं पता है, क्योंकि चार्ज डायरेक्ट्रिक सरफेस पे है, ये इंड्यूस चार्ज डायरेक्ट्रिक सरफेस पे है। तो मैं डायरेक्टली फोर्स निकाल सकता, बट मैंने इनडायरेक्टली फोर्स निकाल ली है। तो इसका मतलब ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यहाँ पे पता है, मैं डायलेक्ट्रिक सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, मैं डायलेक्ट्रिक सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो अगला एग्जांपल हम डायलेक्ट्रिक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखते हैं। अब हम
देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है। कल हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे, एक सरफेस पे जो कैपेसिटर के अंदर रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखा है, उस पर फोर्स कैसे निकालनी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो आज देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है। तो लेट्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट surface of डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ये प्लेन प्लेट है, इस पे चार्ज प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। इसका एरिया ए है और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हम लेते हैं डी। अभी यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं जिसका कांस्टेंट है के, जिसका कांस्टेंट है के। तो इस पे चार्ज प्लस क्यू है, तो यहाँ पे चार्ज जो इंड्यूस होगा वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस है वो नीचे पे जो चार्ज इंड्यूस है वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जो भी चार्ज इंड्यूस है वो पॉजिटिव आएगा। तो हमें पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई ए एफ नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नॉट, ये आएगी क्यू बाई ए एफ नॉट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू बाई ए के एफ नॉट। तो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 1/k टाइम्स हो जाएगी, यहाँ पे k टाइम्स हो जाएगी क्यू बाई एफ नॉट। तो हमें इस डाइलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक सरफेस के नीचे पता है ई नॉट बाई के, डाइलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर पता है ई नॉट बाई के, डाइलेक्ट्रिक सरफेस के नीचे पता है ई नॉट। बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पे सो हम लिखते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज discontinuous at surface of डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कांस्टेंट है के, यहाँ से जो लाइन से फोर्स आ रही है, यहाँ से जो लाइन से फोर्स आ रही है ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाई ए एफ नॉट। यहाँ से जो लाइन से फोर्स जा रही है, यहाँ से जो लाइन से फोर्स जा रही है वो है क्यू बाई ए एफ नॉट। अब यहाँ पे जो लाइन से फोर्स आ रही है कम आ रही है, यहाँ पे जो लाइन से फोर्स आ रही है कम आ रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाई ए के एफ नॉट। तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर पता है, नीचे पता है, एग्जैक्टली सरफेस पे नहीं पता है। बट अगर हम देखते हैं, हमने कैलकुलेट कर रखा है इस इंटरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड है, इस इंटरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड है वो है माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। और हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था इस सरफेस पे फोर्स है, इस ऊपर वाले सरफेस पे जो फोर्स आ रही है, इस सरफेस पे जो फोर्स आ रही थी ऊपर की तरफ, ये फोर्स आ रही थी क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एफ नॉट 1 माइनस 1 बाई के।
1 माइनस 1 बाई के। तो 1 माइनस 1 बाई के, तो इस पे जो फोर्स आ रही थी क्यू स्क्वायर बाई 1। तो अब देखते हैं इस सरफेस में इलेक्ट्रिक डायरेक्टली नहीं पता, इस पे इंड्यूस चार्ज पता है और हमने इस पे फोर्स निकाली है। तो देखते हैं ये फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स कितनी होगी। इस पे इंड्यूस चार्ज, इस पे इंड्यूस चार्ज क्यू इंड्यूस्ड, इस सरफेस पे इंड्यूस चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आ जाएगी F बाई क्यू इंड्यूस्ड। तो ये क्यू इंड्यूस्ड आएगा, ये क्यू इंड्यूस्ड आएगा क्यू 1 माइनस 1 बाई के। तो यहाँ पे देखते हैं इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, तो 1 माइनस के कटेगा, क्यू क्यू कटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आ जाएगा क्यू बाई 2a एप्सिलॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी q बाई 2a एप्सिलॉन। तो बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जितनी ऊपर है उसकी आधी। तो बिल्कुल इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, q बाई 2a एप्सिलॉन। तो इसके आगे हम कैपेसिटर के और दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं, इसके आगे हम कैपेसिटर के और दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं।